हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पल पेपर 4 सॉल्व करने वाले हैं। सैम्पल पेपर 4 की वीडियो हम पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे। सबसे पहले पार्ट ए, फिर बी, फिर सी, उसके बाद डी। ओके फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर ए हमारा 1 मार्क्स का है, उसमें हमारे पास 32 क्वेश्चन दिए गए हैं। इट मीन्स आज हम अपनी वीडियो में 32 मार्क्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज। हमें कहा गया है हमें दो रैशनल नंबर काउंट करने हैं और उनका प्रोडक्ट करना है, इट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। तो वो नंबर हमारा क्या बनेगा? क्या वो हमारा इरेशनल बनेगा, वोल नंबर बनेगा, रैशनल बनेगा या रियल बनेगा? तो चलिए हम उसे अपनी आंसर शीट पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, दो रैशनल नंबर काउंट कर लिए हैं। ये हमने 4/5 और 3/7 लिख लिया है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स प्रोडक्ट करेंगे। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 35। ओके फ्रेंड्स, फाइनली ये जो नंबर बना है हमारे पास, ये फिर से एक रैशनल नंबर बन गया है, इट मीन्स फ्रैक्शन में ही बन गया है। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली इसका आंसर है सी इज द राइट आंसर, अ रैशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, अगर हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइनली हमारे पास रिजल्टन बनेगा वो रैशनल नंबर ही बनेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है इफ़ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m देन व्हाट विल कम। हमें बोला गया है कि 9 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -m में से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले -m आगे लिख लिया और माइनस का सिंबल लगाया। 9 माइनस करना था इसलिए हमने 9 लिख लिया। ओके फ्रेंड्स, आई रिपीट अगेन, हमें -m में से सब्ट्रैक्ट करना है 9। तो हमने -m पहले लिखा, फिर माइनस लगा लिया सब्ट्रैक्ट होने के कारण, और 9 फिर यहाँ लिख लिया। फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा -m माइनस का 9। इट मीन्स डी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या कहा हुआ है, इसमें हमसे कहा गया है नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन। हमें कन्वेक्स पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल काउंट करने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वेक्स पॉलीगन बनाएंगे। तो कन्वेक्स पॉलीगन कुछ ऐसा होता है, पॉलीगन क्या होता है जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइडें होती हैं, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कन्वेक्स पॉलीगन हमने ये बना लिया है, 4 साइडेड वाला बना लिया है। ओके, अब हमने क्या किया, हमें इसके डायगोनल काउंट करना है। तो डायगोनल काउंट करने का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू में फॉर्मूला ये n ब्रैकेट में n-3 ब्रैकेट में अपॉन में 2। अगर आप 4 से ज़्यादा साइडों वाला पॉलीगन काउंट कर रहे हैं और उसके डायगोनल काउंट करने हैं तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आप 3 वाला भी बना रहे हैं तो भी डायगोनल काउंट करने के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है फॉर्मूला, n ब्रैकेट में ब्रैकेट स्टार्ट n-3 अपॉन में 2। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। हमारे पास साइडें कितनी है, 4, तो हमने यहाँ 4 लिख लिया, और फिर से n कितना है, वो हमारा 4 है, हमने फिर से 4 ले लिया। -3 वैसे के वैसे लिख लिया है। 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 1। अब क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितना आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन में 2। फाइनली इसको कट करेंगे, कितना आएगा 2। तो हमारे पास कुल मिलाकर 4 साइडों वाले पॉलीगन में 2 डायगोनल्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, वो कुछ इस अकॉर्डिंग बनेंगे। इसी अकॉर्डिंग आप पेंटागन बना रहे हैं, हेक्सागन बना रहे हैं, हेप्टागन बना रहे हैं, आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है फॉर्मूला, चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। पहले n ब्रैकेट स्टार्ट n-3 अपॉन में 2। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी पॉलीगन के डायगोनल्स निकाल सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा आंसर क्या है, आंसर इज 2। वैसे इन्होंने हमें परफेक्टली नहीं बताया है कि कौन सा पॉलीगन बनाना है हमने। ओके फ्रेंड्स, तो हमने 4 वाला पॉलीगन ही काउंट किया है, 4 साइड वाला पॉलीगन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वाड्रिलेटर पहले बोल दिया है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो हम एक काम करते हैं, वैसा ही हूबहू डायग्राम हमने वैसे ड्रॉ कर लिया है, और बोला गया है इसके एंगल का सम करना है, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो हमने 4 एंगल क्रिएट कर लिए, चारों का सम कितना होता है
360। क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का जोड़ 360 होता है। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स सी इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये भी आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन टॉस अ क्वाइन। हमें कहा गया है एक क्वाइन को हमने टॉस करना है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो या तो हमारा हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो प्रोबेबिलिटी आधी आधी बढ़ जाती है। इट मीन्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 34। हमें 34 का स्क्वायर करना है और उसका यूनिट डिजिट काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर 34। 34 का स्क्वायर कैसे होगा, तो 34 की पावर 2। ओके फ्रेंड्स, पावर 2 को हम स्क्वायर काउंट करते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 34 को 2 टाइम लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 34 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास रिजल्ट आएगा 1156। तो फाइनली जो ये लास्ट डिजिट है यही हमारा यूनिट डिजिट है। इट मीन्स 6 इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं 6 हमारा कहाँ लिखा हुआ है। 6 हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, मतलब ए इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा है इफ़ क्यूब ऑफ नंबर इज़ 1 2 5 ट्रिपल टाइम 0 देन दी नंबर इज़। हमें कहा गया है कोई हमारा एक नंबर है जो हमने लेट करना है, उसका हम क्यूब करते हैं तो आंसर कितना आएगा। तो इनमें हमारे पास 3 नंबर दिए हैं 250, 50, 125 और 500। हमें इनमें से किसी एक का क्यूब करना है और रिजल्टन हमारा 1 2 5 ट्रिपल टाइम 0 आना चाहिए। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले छोटा नंबर काउंट कर लिया है, 50 की पावर 3 अप्लाई कर लिया है, क्योंकि क्यूब बोला गया है तो पावर हम 3 अप्लाई करते हैं। स्क्वायर में 2 और क्यूब में 3, तो 50 को हमने 3 टाइम लिख कर मल्टीप्लाई कर लिया है। फाइनली जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 2 5 ट्रिपल टाइम 0। फाइनली यही हमारा वो नंबर है जो हमें चाहिए था। इट मीन्स अगर हम 50 का क्यूब कर दें, मतलब 50 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, तो रिजल्टन हमारा 1 2 5 ट्रिपल टाइम 0 आ जाएगा। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया। इट मीन्स बी इज़ अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है इफ़ देयर इज़ अ 30% वुमेन एंड 40% मैन इन द सिटी द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। हमें कहा गया है किसी सिटी में 30% वुमेन है और 40% मैन है, तो चिल्ड्रन कितने परसेंट होंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों का एडअप किया, एडअप करेंगे कितना आएगा 70%। ओवरऑल हमारी जब भी परसेंटेज काउंट होगी वो 100 में से काउंट होगी। तो फाइनली हम क्या करेंगे, 100 में से 70 माइनस करेंगे कितना आएगा 30। तो 30% चिल्ड्रन काउंट होंगे। तो आंसर इज 30%। ओके फ्रेंड्स, बी इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग दिस इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। बोला गया इनमें से कौन सी बाइनोमियल एक्सपेंशन है। सबसे पहले आपको क्लियर करें, अगर हमारे पास बाइनोमियल कहा गया है, बाइनोमियल में हमारे पास 2 टर्म होती हैं। इसी अकॉर्डिंग ट्राइनोमियल में 3 और पोइनोमियल में इससे ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा, तो हम पोइनोमियल काउंट करते हैं। हमें बाइनोमियल कहा है तो हम सबसे पहले देखेंगे किसमें हमारे पास 2 टर्में बन रही हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ लोकेट किया, यहाँ पर 7A लिखा है तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो, क्योंकि इसमें एक सिंगल टर्म है। इसमें देखिए ABC, यहाँ पर 3 टर्में हैं। बाइनोमियल में हमारे 2 अल्फ़ाबेट आते हैं। ओके फ्रेंड्स, 2 अल्फ़ाबेट AB या BC कुछ भी हो, पर 2 अल्फ़ाबेट ही काउंट होगा तो उसको हम बाइनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल में 3 अल्फ़ाबेट, इसी तरह बाकी भी काउंट किए जाते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पर 3 दिए, इसको हम इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर सभी मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इसलिए हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कुल मिलाकर 1 डिजिट बनेगा। फाइनली डी इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, 2 अल्फ़ाबेट देखने को मिल रहे हैं, ए और बी। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली ये हमारी टर्म बाइनोमियल वाली टर्म है। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है आई हैव अ नो वर्टेक्स, ना तो मेरी वर्टेक्स है, और बोला है आई हैव अ नो फ्लैट फेस, ना तो मेरा फ्लैट फेस है। हु आई एम, तो मैं कौन हूँ। तो बोला गया है क्या मैं सिलेंडर हूँ, क्या मैं
कोन हूँ, क्या मैं स्फेयर हूँ, क्या मैं सर्कल हूँ। तो याद रखिए ये जितनी फिगर हैं इनमें सभी में वर्टेक्स और फ्लैट फेसेस होते हैं, सिर्फ एक में नहीं होते हैं, वो क्या है, स्फेयर में। स्फेयर हमारा 3D फिगर है, इसलिए हम इसी को राइट आंसर काउंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। वैसे इसका आंसर सर्कल भी काउंट किया था, पर सर्कल 2D होता है, सर्कल में फ्लैट फेस नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, और सर्कल में वर्टेक्स भी नहीं होता है, पर हम इसको स्फेयर काउंट करेंगे। स्फेयर हमारा एक सटीक है क्योंकि ये 3 डायमेंशन में बनता है, तो स्फेयर इज अ राइट आंसर, सर्कल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सर्कल हमारा 2D शेप है। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे हमसे कहा गया है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। हमें कहा गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो चलिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। कैसे बनता है वो, ऐसा। इट मीन जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और कहा गया है इसका एरिया क्या है। अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 4 दे रखी है और एरिया फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला आएंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3 साइड का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, साइड की जगह पे 4 फिलअप कर लेंगे, साइड का स्क्वायर इसलिए हमने 4 × 4 लिख लिया है। फाइनली एक 4 से एक ऊपर वाला 4 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, √3 × में 4, तो हम 4 आगे लिख लेंगे, 4√3। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं ये आंसर कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर, 4√3। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इसमें हमसे कहा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ ए की पावर 100 एंड बी की पावर 2। ओके फ्रेंड्स, हम इसको पढ़ेंगे a⁻100 एंड a⁻2। हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर आपके पास दो टर्में दे रखी हैं जिनका बेस सेम है और मल्टीप्लाई के केस में दिए हुए हैं, तो उस केस में हम पावरें ऐड करते हैं। आई रिपीट अगेन, अगर a की पावर हमें b दिया हुआ है और यहाँ पर कोई और टर्म दिया हुआ है a की पावर c दिया हुआ है और मल्टीप्लाई का केस बोला गया है। ओके फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई केस बोला हुआ है, तो पावर हम ऐड कर लेंगे। तो फाइनली हम क्या करेंगे, 100 में 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 102 आएगा, a⁻102। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन है नेक्स्ट पेज पे है, तो चलिए हम इसको यहाँ दिखाते हैं। देखिए, तो बी इज़ अ राइट आंसर, a की पावर 100। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का केस दिया हो तो पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं और डिवाइड के केस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा हुआ है अ क्वांटिटी दे रखी है, कोई क्वांटिटी दे रखी है और बोला गया है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है देन द वैल्यू ऑफ x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, इन्वर्स प्रोपोर्शन जब भी दिया होगा तो आपने क्या करना है, इन दोनों टर्मों को इस अकॉर्डिंग लिख लेना है और उसके बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। ऐसे x को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3x। 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 3। ओके फ्रेंड्स, फाइनली 3 नीचे आकर कट हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या आएगा, -1। तो -1 इज़ अ राइट आंसर। देखते हैं ये आंसर कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। जब भी आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शन आए आप इसी अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और टेबल भी आए तो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसमें हमसे कहा हुआ है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ b इन -7abc। हमें कहा गया है b का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है और टर्म दी हुई है -7abc। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस टर्म में से b को हटा देंगे। हटाने पे हमें क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है -7ac। तो यही हमारा b का कोफिशिएंट काउंट होगा। इसी अकॉर्डिंग आपका c का कोफिशिएंट भी निकालने का आता है, a का कोफिशिएंट भी निकालने का आता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो फाइनली हमारा क्या है, b इज़ अ राइट आंसर। कहाँ है, ये रहा, -7ac। आई होप ये आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा हुआ है बाय ज्वाइनिंग, ये a पॉइंट है, ये हमारा b पॉइंट, ये हमारा c पॉइंट है, तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो बोला गया है विच इज़ द फॉलोइंग इज ऑब्टेंड,
क्या हमारा ऑब्टेंड होगा, हमें क्या मिलेगा इनसे जोड़ने पर। सबसे पहले क्या बोला है, ट्रायंगल मिलेगा जी, या स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन पास करता हुआ मिलेगा, या फिर स्ट्रेट लाइन मिलेगी पासिंग थ्रू नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, या फिर नन ऑफ दिस। चलिए इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमने ग्राफ की सहायता ली है कुछ इस अकॉर्डिंग। देखिए ग्राफ में कुछ बारीकियां हैं, मैं आपको फिर से काउंट करता हूँ। सबसे पहले ये हमारा एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव काउंट होता है। अपवर्ड में जो होता है, अपवर्ड में ये हमारा प्लस वाई एक्सिस होता है, और यहाँ माइनस वाई एक्सिस। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या है, पॉइंट जो दिया था हमने -3 और 2 वाला पॉइंट यहाँ लिखा। -3 ये रहा और 2 कहाँ है, ये रहा। तो हम फाइनली बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाएंगे और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाएंगे, तो फाइनली ये ए हमारा पॉइंट मिल जाएगा। फिर हमें दूसरा पॉइंट बोला है -3 और -3, तो x की वैल्यू -3 ये रही, y की वैल्यू -3 ये रही, तो हम बिल्कुल स्ट्रेट जाकर यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेंगे। ये हमारा बी पॉइंट काउंट होगा। अब सी पॉइंट क्या बोला है, -3 और 4, तो -3 हमारा यही है और 4 कहाँ है, 4 हमारा y बोला हुआ है, तो वो ये रहा। ओके फ्रेंड्स, y से बिल्कुल सामने 3 है, तो हमारे पास ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये और सी पॉइंट ये। एक स्ट्रेट लाइन हो रही है जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। ओरिजिन क्या होता है, ये इनका जो सेंटर पॉइंट है एक्स और वाई का, ये हमारा ओरिजिन काउंट होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर ये लाइन सेंटर से पास होती तो हम उसको ओरिजिन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन कहते हैं। अब जो हमारी लाइन बनी है वो ओरिजिन से नहीं, ओरिजिन से थोड़ा दूर है, इट मीन्स सी इज द राइट आंसर। क्या लिखेंगे, अ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा हुआ है, नंबर 53934 इज डिविजिबल बाय ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें कहा गया है 5393 और 4 को हमें डिवाइड करना है, वो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। हम सिंपली इसको इस अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप 5 से डिवाइड करके देखिए, 4 से डिवाइड करके देखिए, 3 से डिवाइड करके देखिए, या 8 से डिवाइड करके देखिए। ओके फ्रेंड्स, या फिर आप इसके डिविजिबिलिटी टेस्ट को याद कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, या फिर सिंपली आप डिवाइड कर लीजिए। अगर हम डिवाइड करेंगे तो फाइनली 3 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, तो सी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब बाकी टर्मों से भी डिवाइड करके देख लीजिएगा। याद रखिए उन्हीं टर्म को हमें काउंट करना है जिसका रिमाइंडर 0 आए। ओके फ्रेंड्स, उसी को डिविजिबल टर्म कहते हैं। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, बाकियों से डिवाइड करने पर हमारे पास 1 2 3 4 समथिंग कुछ ऐसा आ सकता है। चलिए सेकंड जो यहाँ ट्रू फॉल्स बोला गया है, चलिए उसको कर लेते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, कुछ इस अकॉर्डिंग बोला गया है, ऑल साइड ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। हमें कहा गया है क्या रोम्बस की सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोम्बस ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह हमारा रोम्बस बनता है, काइट की शेप में होता है। ओके फ्रेंड्स, आप इसको नॉर्मल काइट भी कहते हैं अगर इसकी यहाँ से टेल लगा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमें कहा गया क्या इसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं। रोम्बस में यही चीज़ें काउंट होती है, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, डी से लेकर ए। ये काउंट नहीं किया था। ओके फ्रेंड्स, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। हमें कहा गया क्या इसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, तो बिल्कुल जी, रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप ट्रू लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, ये हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है और बोला गया है दिस इज अ फिगर डिपिक्ट बाय द बार ग्राफ। क्या ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसको हम बार ग्राफ कहते हैं, तो बिल्कुल सही है जी, ये हमारा बार ग्राफ ही है। ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप ट्रू लिख लीजिएगा। आई होप इसी अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड का है, इसमें कहा गया है डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या हमारा डिस्काउंट मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, तो बिल्कुल सही जी, ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है। इससे पहले हम एक जान लेते हैं डिस्काउंट क्या होता है। सबसे पहले एक जो शॉपकीपर होता है वो कोई सामान लेके आता है, मान लेते हैं कि वो सामान 100 रुपीज़ का उसने परचेज़ किया है। जो शॉपकीपर उसने 100 का परचेज़ किया है और सोचा है कि उसको मैं 120 का बेचूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो जो ये इसने सोचा हुआ है ये हमारा होता है मार्केट प्राइस। ये सोचा हुआ इसने मार्केट प्राइस लेबल लगा दिया है 120 रुपीज़ का। और बाद में क्या हुआ कि कोई ग्राहक आया उसके पास और उसने कहा कि जी ये सामान कितने का है, तो उसने कहा 120 रुपीज़ का। तो कहता है 120 नहीं, इस पर कुछ मुझको डिस्काउंट दीजिए। तो उसने क्या किया, शॉपकीपर ने इस सामान को 110 रुपीज़ का बेच दिया। 10 रुपये मतलब एज अ नुकसान, पर उसको डिस्काउंट कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो वो 10 रुपीज़ जो उसने छोड़ा है शॉपकीपर ने,
वो हमारा डिस्काउंट काउंट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फार्मूला क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसमें हमने खरीदा, शॉपकीपर ने जो मार्केट प्राइस लगाया उसको एमपी कहते हैं, मार्जिनल प्राइस, और जिसमें जिस प्राइस पे शॉपकीपर ने बेचा उसको सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस में जो अंतर आता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो फॉर्मूला है हमारे पास एम पी माइनस एस पी इक्वल्स टू में डिस्काउंट। इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप ट्रू लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा हुआ है द वैल्यू ऑफ 5x की पावर 25 माइनस 3x की पावर 32 प्लस 2x की पावर माइनस का 12 ऑफ 4x इक्वल्स टू 1 इज 0। हमें कहा गया है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है 5x की पावर 25 माइनस 3x की पावर 32 प्लस 2 की पावर माइनस 12 इक्वल्स टू 0 आएगा कब, जब हम x की वैल्यू 1 भर रहे हैं। इट मीन्स हमें इस इक्वेशन में 1 पुटअप करना है। तो अगर हम 1 पुटअप करेंगे तो कहाँ करेंगे, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर आप 1 फिल कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर x था तो मैंने यहाँ 1 फिलअप कर लिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। किसी की पावर 1 की पावर हमारे पास 25 है, तो फाइनली रिजल्ट हमारा 1 ही बनेगा। चाहे आप मल्टीप्लाई कर देखिए, 1 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए, आपके पास रिजल्ट 1 ही आएगा। तो फाइनली यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। 1 की पावर माइनस 12 है, 1 की पावर माइनस 12 मतलब आप 1 को माइनस 12 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर इसको आप पावर को नॉर्मल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फाइनली रिजल्टेंट आपके पास 1 ही आने वाला है, तो हमने यहाँ 1 ही लिख लिया। फिर हम कह रहे हैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 5 आएगा। 3 को 1 से करेंगे कितना आएगा, 3 ही आएगा। 2 को 1 से करेंगे 2 ही आएगा। माइनस वैसे का वैसे ही, यहाँ प्लस वैसे का वैसा ही। फिर हमने क्या किया, 5 माइनस 3 कर लिया, कितना आएगा 2। 2 में 2 ऐड किया, कितना आएगा 4। तो फाइनली ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स ये एक फॉल्स स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप फॉल्स लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फॉल्स लिख लीजिएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर फॉल्स है। अगर इक्वल्स टू 0 आ जाता तो इसको हम ट्रू कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें हमसे कहा हुआ है द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4 इंटू एच का स्क्वायर। हमें कहा गया है क्या क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमारा 4 एच का स्क्वायर बोला गया है। क्या ये फॉर्मूला होता है, तो बिल्कुल नहीं जी। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 एच का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 एच स्क्वायर होता है। ओके फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर 4 एच का स्क्वायर कहा गया है, तो ये इट मीन्स एक फॉल्स स्टेटमेंट कही जा रही है। इसका आंसर आप फॉल्स लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें कहा गया है इफ़ two quantity are inversely proportion then the one increasing and on the increasing one quantity। हमें कहा गया है क्या हमारा वन क्वांटिटी जो है वो इंक्रीजिंग लेवल पे होगा, अदर विल डिक्रीज। तो क्या दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर पे होगा, तो क्या उसको हम इनवर्स प्रपोर्शन कहते हैं। तो बिल्कुल सही है जी। इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होता है, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, इसी को हम इनवर्स प्रपोर्शन कहते हैं। इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट कहा जा रहा है, इसका आंसर आप ट्रू लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। इनवर्सी प्रपोर्शन में एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज की सिचुएशन में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इट्स यूनिट डिजिट कैन बी 0। हमें कहा गया है अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट हमारा 0 है तो क्या वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है जी। हमने क्या किया, एक नंबर लेट कर लिया जिसके पीछे 0 लग रहा है। इट मीन्स हमने 100 लेट कर लिया और 10 से हमने उसको डिवाइड किया। फाइनली 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। इसी अकॉर्डिंग अगर हम कुछ और ऐसा नंबर रखते हैं जिसके पीछे 0 ना हो और उसको हम डिवाइड करेंगे तो उसका वो परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, वो पॉइंटों में होगा। जैसे कि इसका आंसर कितना आएगा 6.5। तो ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स हमारा रिमाइंडर आएगा इसमें।
अगर हमें किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना है तो उसके पीछे 0 होना बहुत ज़रूरी है, जैसे 20, 30, 200, 300, इसी अकॉर्डिंग और एक्सेट्रा नंबर जिसके पीछे 0 लगा हुआ है वो 10 से डिवाइड हो जाएंगे। चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन रह गया। अ 2 डिजिट नंबर कैन बी रिटन एज 10b प्लस a। क्या अगर हमें कहा गया है कोई 2 डिजिट का नंबर है उसको हम 10b प्लस a में लिख सकते हैं? ओके फ्रेंड, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक नंबर थिंक किया है जिसको मैंने 25 रखा है। 25 का पहला डिजिट 5 है और सेकंड डिजिट 2 है। तो हमने क्या किया, हमने b की जगह पे 2 फिलअप कर लिया है और a की जगह पे 5 फिलअप कर लिया है, जिससे कि 10 इंटू 2 बन जाएगा और a की वैल्यू 5। इसको सॉल्व करके कितना आएगा 20 और 5 उसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 25। फाइनली बिल्कुल सही है जी, ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 10b इंटू 10b प्लस a में। इसी अकॉर्डिंग कोई और नंबर बनाना चाहें तो आप इसमें फिलअप करके बना सकते हैं, जैसे 75 है उसको आप बना सकते हैं उसमें फिलअप करके। इसी अकॉर्डिंग और भी नंबर को 2 डिजिट नंबर को काउंट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। चलिए फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहला जो फिलअप है उसमें हमसे कहा हुआ है मल्टीप्लेटिव इन्वर्स ऑफ -5/7। हमें बोला गया है कि मल्टीप्लेटिव इन्वर्स करना है, मतलब कि हमें मल्टीप्लिकेटिव का इन्वर्स। तो हम क्या करते हैं, उसमें हम सिंबल को वैसा का वैसा रखते हैं, सिर्फ टर्म चेंज हो जाती है। -5/7 है तो ये टर्न होके -7/5 हो जाएगा। अगर आप इसका आंसर ये भी लिखे 7 अपॉन में -5 तो भी आपका आंसर सही है। जब भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाएगा तो उसमें आपने नोमीटर को डिनोमीटर में कन्वर्ट कर देना है। इट मीन्स -7/5 आप इसका आंसर लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। माइनस आप नीचे अप्लाई करें या ऊपर अप्लाई करें कोई दिक्कत नहीं है जी, दोनों आंसर सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे बोला गया है अ क्लोज फिगर ऑफ 4 साइड इज कॉल्ड। हमें कहा गया है कोई क्लोज फिगर है जिसकी सभी साइडें बंद हैं और नंबर ऑफ साइड 4 दे रखी है। तो 4 हमारा क्या होता है, 4 साइडेड वाला क्वाड्रिलेटर बनता है। कैसा भी क्वाड्रिलेटर बना लीजिए, हमें ये नहीं कहा गया है इक्विलेटरल है, स्क्वायर है, या सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, सॉरी क्वाड्रिलेटर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पेंटागन है, हमें ये नहीं कहा गया है। हमें सिर्फ ये कहा गया है 4 साइडेड वाला एक क्लोज फिगर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, 4 साइडेड वाला हमारा क्वाड्रिलेटर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर क्वाड्रिलेटर लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली 4 साइडेड वाले जो भी फिगर बनते हैं उनको हम क्वाड्रिलेटर काउंट कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज। बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, इट मीन्स वो इवेंट जो फिक्स होना ही होना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 काउंट की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली 1 इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में a का स्क्वायर प्लस डैश प्लस b का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली इसका आंसर आप पहले से जानते हैं क्या आएगा 2ab। a प्लस बी का फॉर्मूला कहता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आई होप ये आंसर आपको पहले से क्लियर होगा। चलिए तो आंसर में लिख लीजिएगा 2ab। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला हुआ है 1 लीटर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखिए 1 लीटर में हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ओके फ्रेंड्स, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनली हम यहाँ लिखेंगे 1000। आई होप ये आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू 10। ओके फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ 10 कहा गया है। तो फाइनली देखिए मेरे पास कितने टाइम माइनस है, 1 2 और 3 टाइम माइनस है, तो मैंने यहाँ माइनस लिख लिया। 10 कितने टाइम है, 4 टाइम, तो हमने 4 टाइम 0 अप्लाई कर लिया। फाइनली आंसर कितना है -1 0 0 0। ओके फ्रेंड्स, 4 टाइम 0। आई होप ये आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। 1 लिखकर 4 टाइम 0 ला लिया, जितने बार 10 है उतने टाइम 0। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है
पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री पर एरिया ऑफ अ लैंड आर इन डैश प्रपोर्शन। हमें कहा गया है कि एक कोई प्लेस है जिसमें हमारे पास पीपल की क्वांटिटी कही गई है, वो एरिया के अकॉर्डिंग है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कौन सा प्रपोर्शन है, तो याद रखिए वो हमारा इनवर्स प्रपोर्शन काउंट होता है। ओके फ्रेंड्स, जितना एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें पीपल आ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी जगह में बहुत से लोग भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस होती है तो उसमें कम लोग भी रहते हैं, तो ये हमारा इन्वर्सली प्रपोर्शन काउंट होता है। फाइनली हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन्वर्स प्रपोर्शन लिखेंगे। आई होप ये भी आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा नेक्स्ट पेज पे है, तो इसको हम टर्न कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है पॉइंट 0 और -2 इज लाइज ऑन डैश। हमें कहा गया ये पॉइंट कहाँ लाइज करेगा, इसके लिए हमने क्या किया है, इस ग्राफ की सहायता ली है। ग्राफ में हमने ये पॉइंट जो हमारा 0 और -2 कहा गया था वो हमने लोकेट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हमारा x इधर होता है राइट हैंड साइड पे, और -x इधर होता है, अपवर्ड में +y होता है, और डाउन में -y होता है। तो जो हमें पॉइंट बोला गया है इनमें सबसे पहला पॉइंट हमारा x काउंट होता है, दूसरा हमारा y काउंट होता है। तो y हमारा नेगेटिव बोला है तो y नेगेटिव यहाँ है, और x पॉजिटिव कहाँ है, इस इधर वाले के एरिया में। तो x की वैल्यू 0 बोला है तो 0 हमारा यहाँ लाइज करता है, इस लाइन पर लाइज करता है 0, और y की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 यहाँ पर। फाइनली ये वो पॉइंट है जो हमें कहा गया था, इस वाले पॉइंट पर हमारा x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2। तो ये पॉइंट है किस एक्सिस पे काउंट हो रहा है, तो देखिए ये माइनस एक्सिस पे काउंट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, क्या है, लाइज ऑन दी y एक्सिस लिख लो या -y एक्सिस लिख लीजिए, बात एक ही है। आप लाइज ऑन दी y एक्सिस लिख सकते हैं। अब -y एक्सिस लिख लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, y एक्सिस लिख लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये पूरी लाइन y ही काउंट होती है, y एक्सिस ही काउंट होता है। ओके फ्रेंड्स, फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, y एक्सिस। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया। इसी अकॉर्डिंग हमने सैम्पल पेपर 4 के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इट मीन्स पार्ट ए की वीडियो कंप्लीट कर ली है। अब हम पार्ट नंबर बी की वीडियो बनाएंगे, तो बने रहे हमारे चैनल पर। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।